नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेके है और अभी हम भारत की SSBN यानी कि न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब सब जानते हैं कि भारत के पास अभी खुद की न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मौजूद है, जिनको अभी अरिहंत क्लास के सबमरीन कहा जा रहा है। इसी क्लास के भी दो सबमरीन को इंडियन नेवी को डिलीवर किया चुका है, जिनको पहले से इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है, जिसमें से एक का नाम INS अरिहंत और दूसरे का नाम INS अरिहंत है। और ये दोनों अभी पूरी तरीके से इंडियन नेवी में ऑपरेशनल कंडीशन में है। इसके बाद इसी सीरीज में टोटल 4 सबमरीन को बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन INS अरिहंत और INS अरिहंत के बाद जो बाकी 2 सबमरीन्स होने वाले थे, इन सभी को हमारी फ्यूचर SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल K4 और K5 जैसे मिसाइल को कैरी करने के लिए बनाया जाने वाला था। तो इनकी डिस्प्लेसमेंट INS अरिहंत के मुकाबले या फिर INS अरिहंत के मुकाबले करीब 1000 टन है, उससे थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करने का फैसला किया गया था, ताकि इसमें आसानी से INS अरिहंत के मुकाबले INS अरिहंत के मुकाबले ज्यादा सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी किया जा सके। इसी स्टैंडर्ड की जो बाकी 2 सबमरीन बनाए जाने वाले थे, इसमें से अभी एक सबमरीन यानी कि अरिहंत क्लास की 3rd सबमरीन को अभी भारत की तरफ से क्वाइटली लॉन्च कर दिया गया, यानी कि चुपके से इसको लॉन्च कर दिया गया। इस सबमरीन को फॉर्मली कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन इसका जो कोड नेम है वो S4 रखा गया है और बताया जा रहा है कि इसमें अभी एक बेहतर वाटर प्रेशराइज्ड रिएक्टर का इस्तेमाल होने वाला है, जो करीब 83 मेगावाट की पावर को जनरेट करने वाला है। अभी पिछले 1 सालों से हमारी S4 सबमरीन को कई बार सैटेलाइट इमेज में भी देखा जा चुका था और जल्दी से इसकी आउटफिटिंग को कंप्लीट करने के बाद S4 स्टार सबमरीन को भी लॉन्च करने की बात की जा रही है, जो कि INS अरिहंत क्लास की आखिरी वेसल होने वाला है। लेकिन इसके बाद भारत S5 क्लास की सबमरीन को भी बनाने वाला है, जो कि डिस्प्लेसमेंट के मामले में इन सभी सबमरीन के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा बड़े होने वाले। और एक एस्टिमेशन के मुताबिक जो S4 क्लास की सबमरीन होने वाले, इनकी डिस्प्लेसमेंट करीब 12,000 टन से 13,000 टन के आसपास होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने इंडियन एयरफोर्स की AWACS के बारे में बात कर रहे थे और उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि वर्तमान इंडियन एयरफोर्स के पास बस 5 ऐसे AWACS मौजूद है, जिनमें से 3 फाल्कन AWACS और 2 नेत्र AWACS हैं। या फिर अगर DRDO की नेत्र एयरक्राफ्ट की जो इनिशियल प्रोटोटाइप था उसको मिलाया जाए तो हमारे पास अभी कुल मिलाकर 6 AWACS मौजूद है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जब तनाव थोड़ा बढ़ने लगा था तो उसके बाद DRDO की नेत्र एयरक्राफ्ट की प्रोटोटाइप को भी इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेट करने के लिए दिया गया था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे एक्स इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से बताया गया था कि अगर भारत को चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ एक ही बार में एक 2 फ्रंट की लड़ाई को लड़नी पड़ती है, तो ऐसे कंडीशन में भारत को कम से कम 15 AWACS की जरूरत पड़ सकता है और हमें कम से कम 15 से 18 AWACS की फ्लीट को ऑपरेट करना चाहिए। इसके बाद अभी तक हमारे पास जो इनिशियल प्लान था उसके मुताबिक DRDO के साथ एडिशनल 6 नेत्र मार्क 2 AWACS को खरीदने का प्लान किया गया था, जो कि वर्तमान की नेत्र एयरक्राफ्ट के मुकाबले बेहतर रेंज और बेहतर सर्च एंगल को प्रोवाइड करने वाले थे। लेकिन फिर भी ये हमारे रिक्वायरमेंट के मुकाबले थोड़े कम पड़ने वाले थे और हमें इन 6 नेत्र एयरक्राफ्ट की मार्क 2 वर्जन को इंडक्ट करने के बाद भी एडिशनल 4 से 6 AWACS की जरूरत पड़ने वाली थी। और ये आगे चल के जब थिएटर कमांड बन जाएगा तो उसके लिए काफी जरूरी होने वाला है, क्योंकि वर्तमान की जो हमारी AWACS की स्ट्रेंथ है वो एक ही थिएटर के लिए सफिशिएंट होने वाला है और बाकी जो थिएटर कमांड सेटअप किए जाएंगे उसके लिए हमको एडिशनल AWACS की जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी पता चला है कि DRDO के साथ एक बार फिर से एडिशनल 6 AWACS को लेकर बातचीत किया जा रहा है और ये जो एडिशनल AWACS की बात अभी किया जा रहा है ये पहले किए गए ऑर्डर के साथ किया जा रहा है, यानी कि अभी कुल मिलाकर एडिशनल 12 इंडिजिनस AWACS को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का विचार किया जा रहा है। इसमें से 6 नेत्र एयरक्राफ्ट की मार्क 1 वर्जन यानी कि वर्तमान की स्टैंडर्ड की वेरिएंट होने वाली है और बाकी 6 नेत्र एयरक्राफ्ट की मार्क 2 स्टैंडर्ड के AWACS होने वाले हैं। अगर अब इन 6 एडिशनल नेत्र मार्क 1 AWACS को खरीदने के लिए अप्रूवल मिल जाता है तो उनको जल्दी से ही बनाकर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जा सकता है और ये एक फोर्स मल्टीप्लायर बन सकते हैं। इनको अभी सेम एम्बरर की RJ 145 एयरक्राफ्ट को बेस करके बनाया जाएगा, जबकि जो मार्क 2 वर्जन होने वाला है उसको बनाने के लिए DRDO के रडार डोम को एक A300 सीरीज के एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट अरमाता टैंक को लेकर, जिसको अभी दुनिया की सबसे बेहतरीन टैंक में गिना जाता है। अब हालांकि रिसेंटली यूक्रेन और रशिया के बीच चले लड़ाई में रशियन आर्मर फ्लीट की परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा था
और स्पेशली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और शोल्डर फायर नलॉज के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब पाया गया था। अब भारत मेनली रशियन टैंक का इस्तेमाल करता है और एक तरीके से रशियन टैंक इंडियन आर्मी की पहली पसंद भी कहा जा सकता है। आपने देखा होगा जब इंडियन आर्मी की तरफ से फ्यूचर मेन बैटल टैंक के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, तो उसमें रशियन T-40 नर्मादा टैंक इंडियन आर्मी का पहला पसंद था। अब हालांकि अभी तक ये टेंडर इतना आगे नहीं बढ़ा है, पर अभी रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि फाइनली रशिया की तरफ से अभी T-40 नर्मादा टैंक की एक्सपोर्ट वर्जन को तैयार कर लिया गया और अभी रशिया की तरफ से इसको ऑफिशियली अपनी आर्मी 2022 एक्सपो के दौरान 6 अलग अलग कंट्रीज को ऑफर किया जा रहा है और 6 कंट्रीज इसमें इंटरेस्टेड है। अभी रशिया का ये कहना है कि इसको वो भारत को भी इंडियन आर्मी की तरफ से फ्लोट किए गए टेंडर में ऑफर करने वाले हैं और पहले ही वो इसके लिए अपनी रिस्पांस को सबमिट कर चुके हैं, जिसमें इन टैंक्स को भारत में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनाया जाने वाला है। इसमें रशिया की तरफ से भारत को एडिशनल सपोर्ट पैकेज, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक के साथ साथ इंजीनियरिंग सपोर्ट को भी प्रोवाइड करने का ऑफर दिया जा रहा है। फिलहाल अभी रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई में रशियन टैंक की परफॉर्मेंस को देखने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से भी रशियन टैंक के बदले इंडिजिनस टैंक पर ज्यादा फोकस करने की बात की जा रही है और अभी DRDO की तरफ से एक इंडिजिनस मेन बैटल टैंक को डेवलप करने के लिए आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है, जिसको भारत की तरफ से अपनी नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक का नाम दिया गया है। तो आगे चल के देखने वाली बात ये होने वाली है कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल की प्रोजेक्ट में भारत मेड इन इंडिया टैंक्स को इंडक्ट करता है या फिर आगे चल के रशियन या किसी और देश के टैंक को खरीदने की कोशिश करने वाला है। अगला अपडेट AK-203 राइफल्स को लेके। आप सब जानते हैं कि भारत और रशिया के बीच AK-203 राइफल्स को लेके ऑफिशियल डील को पहले से फाइनल किया जा चुका है, जिसमें करीब 6.5 लाख के आसपास असॉल्ट राइफल को खरीदा जाने वाला है। इसके लिए पहले से ही यूपी की अमेठी में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एस्टेब्लिश किया जा चुका है, लेकिन अभी तक यहां पर इन राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं किया गया। अब जिस तरीके से प्लान किया गया था उस हिसाब से 2021 के एंड तक इन राइफल्स की पहली बैच को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना शुरू होने वाला था, लेकिन बीच में कई अड़चनें आ गई थी। पहली बात तो ये था कि नेगोशिएशन कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट था उसको साइन करने में बहुत ही डिले कर लिया गया था, जिसे ऑलमोस्ट 2021 के एंड में जाके साइन किया गया था। तो इसके बाद एक तरफ चाइनीज रायते की वजह से सब कुछ स्लो चल रहा था, तो फिर दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हो गया था और उस वजह से रशिया की तरफ से इक्विपमेंट भारत को सप्लाई किए जाने वाले थे, उनकी डिलीवरी यहाँ पे डिले हो गया था और ये एक मेन कारण था जिस वजह से AK-203 राइफल्स की प्रोडक्शन यहाँ पे डिले हो गया। अभी की बात करें तो अभी कलाश्निकोव की तरफ से बताया गया कि वो जल्दी से ही भारत को इन राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट को सप्लाई करने वाले हैं और 2022 की अंत में या 2023 की शुरुआत तक इन राइफल्स को भारत में बनाना शुरू कर दिया जाएगा। अब एक प्रॉब्लम यह है कि जब इनिशियल इन राइफल्स को भारत में बनाना शुरू किया जाएगा तो पहले 1 से 2 साल तक इनमें ज्यादातर रशियन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा और बाद में धीरे धीरे इनको मेड इन इंडिया लोकल कंपोनेंट से रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व करके इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से अभी के लिए हम कम से कम 2 से 3 साल के आसपास इन राइफल्स की इक्विपमेंट्स के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले और इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड भी रशिया की तरफ से सप्लाई किए जाने वाले कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला है। अगला अपडेट इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स को लेके है। आप सभी इस टर्म के साथ काफी हद तक फैमिलियर होंगे क्योंकि 2016 के उरी स्ट्राइक के बाद, फिर बालाकोट के दौरान और फिर चाइना के साथ हुई फेसअप के दौरान भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कई बार हमारे आर्म फोर्सेस को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर को दिया जा चुका है, जिसकी लिमिट करीब 300 करोड़ के आसपास की होती है, जिसको बीच में 500 करोड़ तक भी बढ़ाया गया था। इसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी जरूरी इक्विपमेंट को खरीद सकते हैं। नॉर्मली जब भी हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए कोई डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने की कोशिश की जाती है, खरीदना होता है, तो उसमें टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और लोएस्ट बिडर को सिलेक्ट किया जाता है और इसमें कई सारे टेस्टिंग प्रोसेस भी शामिल होता है। लेकिन जब आर्मी को, नेवी को या फिर इंडियन एयरफोर्स को कोई भी इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर दिया जाता है तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बिना पूछे ही अपने जरूरतों के हिसाब से इक्विपमेंट को खरीद सकते हैं और इसको इसी वजह से इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर कहा जाता है, क्योंकि कोई भी चीज खरीदने के लिए पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल मिलना काफी जरूरी होता है, फिर पीएम की तरफ से इसको अप्रूव करना काफी जरूरी होता है, यानी कि कैबिनेट कमेटी की तरफ से इसको अप्रूव करना काफी जरूरी होता है और उसके बाद जाकर इसके लिए फंड का लोकेट किया जा सकता है और ये सब करने के लिए काफी टाइम लग जाता है। पर इमरजेंसी पावर के अंदर इन सभी चीजों को स्किप करके सीधे जरूरत के हिसाब से सामान को खरीदा जा सकता है। अभी बताया जा रहा है कि अभी एक बार फिर से हमारे ट्राइस सर्विस को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर को देने का फैसला किया गया, जिसमें पहले की तरह जो बजट लिमिट होने वाला वो करीब 300 करोड़ के आसपास की होने वाली है और अगले हफ्ते होने वाले एक हाई लेवल की मीटिंग के दौरान इसको अप्रूव करने की बात की जा रही है।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।